Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. This is Mohammad Huzaifa from Nashera Medical College. मैं जो केमिस्ट्री का यानी जो क्विज़ नंबर 4 है उसका केमिस्ट्री का जो पोर्शन है 20 MCQs उसके जो यानी एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा। तो आप अपने सामने जो क्वेश्चन शीट है वो रख लें। तो अभी मैं शुरू कर लेता हूँ। जो मैंने पहला क्वेश्चन दिया है कि एट इक्विलिब्रियम पे मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा वो प्रोडक्ट के बराबर होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से कम होगा। तो आई हैव गिवन डिफरेंट ऑप्शन। तो ये आवाज़ का थोड़ा मसला भी हो भी तो खैर आप हेडफोन वगैरह लगा लें तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पर इस तरह होता है ना कि हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम तब ऑब्टेन होगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंजेस नहीं आएंगे, दैट विल बी इक्विलिब्रियम। तो लेट सपोज हम तो थोड़ा डिस्कस करते हैं। अभी हमारे पास ये होगा ये रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और ये है हमारे पास प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। नाम लेट सपोज जब टाइम 0 होगा तो ये अगर हमारे पास 1 मोल है तो ये होगा 0। फिर उसके बाद अगर ये 0.9 होता है तो ये होगा जाएगा 0.1। फिर इसके बाद ये अगर 0.8 हो जाता है तो ये हो जाएगा 0.2। फिर इसके बाद 0.7 तो 0.3। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। अभी इसके बाद अगर 0.7 यानी और टाइम गुजर गया फिर भी ये 0.7 और 0.3 रह गया, फर्दर टाइम गुजर गया और ये हो गया हमारे पास 0.7 और 0.3। तो मतलब ये हो गया कि ये जो कंडीशन है, ये जो पोजीशन है यानी यही इक्विलिब्रियम है। तो इसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पर जो केमिकल इक्विलिब्रियम होगा उस पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट से यानी जो कंसंट्रेशन होगा वो प्रोडक्ट से ज़्यादा भी हो सकता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट से कम भी हो सकता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट से के बराबर भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ द एबव वाला जो आंसर है आंसर नंबर डी, तो ये यानी हमारे पास टी का आंसर होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अभी हम चलते हैं दूसरी तरफ। सपोज रिवर्सिबल रिएक्शन टू क्लोरीन जो कि हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है Cl2 में। तो मैंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पॉसिबल। तो ये बात याद रखें, यानी मैंने जो कहा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ज़्यादा भी हो सकता है, प्रोडक्ट के से कम भी हो सकता है, प्रोडक्ट के बराबर भी हो सकता है। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट से कब ज़्यादा होगा? रिएक्टेंट प्रोडक्ट से उस वक्त ज़्यादा होगा जब रिएक्टेंट स्टेबल होगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट से उस वक्त कम होगा जब प्रोडक्ट स्टेबल होगा। ठीक है, तो मैंने इसमें पूछा है 2Cl जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है Cl2 में कन्वर्ट होता है। अभी जो मैंने रिएक्टेंट दिया है वो अनस्टेबल है और जो मैंने प्रोडक्ट दिया है क्योंकि गैसियस फॉर्म है तो ये जो हमारे पास है ये स्टेबल है, ये हमारे पास स्टेबल है। तो क्या फिर ज़्यादा होगा? प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा। दैट इज़ वाई जो ये बी वाला ऑप्शन है कि प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगा, तो ये वाला जो आंसर होगा ये ठीक होगा। ठीक, हम फिर चलते हैं। होप आपको समझ आ जाएगा, आ गया होगा। और चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। अच्छा, जो स्टेटमेंट है द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन। अच्छा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये किसको कहते हैं? यानी केमिकल इक्विलिब्रियम पर जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होगा उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी जो ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है यानी लेट सपोज अभी डिस्कस करते हैं। चलो हमारे पास यानी रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट ये मैंने ले लिया 1 मोल, ठीक है, और इसके मुकाबले में मैंने दूसरे यही वाला रिएक्टेंट दूसरी कंडीशन में ले लिया
2 मोल। ठीक है, अब थोड़ा, ठीक है, अब जब यानी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, और जो हमारे पास यहाँ रिएक्टेंट बच जाएगा ये हो जाएगा 0.5 मोल। लेट सपोज, हम सपोज करते हैं कि ये हाफ के बराबर है, और इधर जो हमारे पास रिएक्टेंट हो जाएगा, यानी जो प्रोडक्ट होगा, यानी रिएक्टेंट जो बच जाएगा और प्रोडक्ट होगा, तो ये रिएक्टेंट जो बच गया अभी हमारे पास है 1 मोल। अभी यानी ये इक्विलिब्रियम पर है, तो हम इक्विलिब्रियम पर जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा उसको हम यानी स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो अभी यानी नेचर सेम था, लेकिन हमने इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट दिया था, जिसकी वजह से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एक का 0.5 और दूसरे का 1 मोल आ गया। यानी 0.5 और 1 मोल दोनों का दोनों यानी जो रिएक्टेंट है वो उसका नेचर सेम है। तो मतलब ये हो गया कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इसके अलावा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा और प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा। तो जो अब आंसर नंबर डी है, ऑल ऑफ द अबव, तो ये वाला आंसर फिर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर नंबर डी है ये ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, तो मैंने इसमें 5 ऑप्शन दिए हैं। 5 इसलिए दिए हैं कि यानी आपको मैं एक ट्रिक बता सकूं। ये याद रखें हमेशा के लिए कि इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होगा दैट विल डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन द टेम्परेचर एंड जो हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होगा उस पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो उस पर सिर्फ डिपेंड करेगा। तो जो आंसर नंबर यानी सॉरी जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, इसमें जो हमारे पास आंसर होगा वो ई होगा। अच्छा, इधर थोड़ी सी गलती हुई है। जो आंसर हमारे पास आता है टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ, तो ये मैंने बी एंड सी लिखा है, ये है बी एंड डी। ठीक है, अभी आखिर अभी तो मैंने सिर्फ दिए है टेस्ट, तो आपके लिए टेस्ट में फिर ठीक होगा। ठीक है, हाँ, अच्छा, आपके लिए आपके लिए ठीक होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव हो जाए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें है कि इन द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन PCl5 इज कन्वर्टेड इनटू PCl3 प्लस Cl2। कंडीशन क्या है हमारे पास कि PCl5 एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, किसमें कन्वर्ट होता है? PCl3 में प्लस Cl2 में। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट आंसर। तो इसमें मैंने पूछा है कि KP KC से ज़्यादा होगा, KC KP से ज़्यादा होगा, KP KC के बराबर होगा, या नन ऑफ द अबव। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास जो रिलेशन है वो ये है KP इज इक्वल टू KC इंटू RT पावर डेल्टा N। और डेल्टा N क्या है हमारे पास? सॉरी यार, इसने काम छोड़ लिया। डेल्टा एन हमारे पास क्या है? डेल्टा एन है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, अभी देखें इसमें कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, तो डेल्टा एन हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव। अभी एक बात याद रखें कि जब डेल्टा एन हमारे पास ज़ीरो होगा देन KP विल बी इक्वल टू KC। ठीक है, अब अगर डेल्टा एन हमारे पास पॉजिटिव होगा देन KP KC से ज़्यादा होगा।
यार ये पिन ने काम छोड़ लिया है, सॉरी। और जब डेल्टा एन हमारे पास नेगेटिव होगा, देन के पी सॉरी यार डिस्टर्बेंस के लिए। देन के पी विल बी लेस देन के सी। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा फिर, तो वो हमारे पास हो जाएगा के पी इज ग्रेटर देन के सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट। तो मैंने मुख्तलिफ आंसर दिए हैं। देखिए इस तरह होता है कि जो हमारे पास रिलेशन है, ये एक तो ये आप याद रख लेना, के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन। तो एक तो ये हमारे पास रिएक्शन यानी जो इक्वेशन है ये ठीक है हमारे पास। इसके बाद जो इसको हम मॉडिफाई करते हैं कि के पी इज इक्वल टू के सी यानी पी पावर डेल्टा एन। जो के एक्स दिया है, के पी इज इक्वल टू के एक्स इंटू पी पावर डेल्टा एन, तो ये वाला हमारे पास ठीक हो जाएगा। डेल्टा एन ये वाला भी ठीक हो जाएगा। पहला वाला जो मैंने आंसर दिया है उसमें मैंने आर वी लिखा है, तो दैट आंसर विल बी रॉन्ग। पहला वाला गलत है। जो बी है के पी इज इक्वल टू के एक्स इंटू पी पावर डेल्टा एन, ये वाला भी ठीक है। और जो हमारे मैंने सी वाला दिया है, तो उसमें मैंने दिया है कि के पी इज इक्वल टू के एक्स इंटू एक मिनट सॉरी, आर टी डिवाइडेड बाई वी पावर डेल्टा एन, आर टी बाई वी पावर डेल्टा एन, ये वाला भी हमारे पास ठीक है। अभी ये किस तरह ठीक है तो इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो हमारे पास फार्मूला है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। जब मोल हमारे पास एक होगा तो हम कहते हैं कि पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो प्रेशर हम लिख सकते हैं आर टी डिवाइडेड बाई वी। सो दैट इज़ वाई जो मैंने इक्वेशन को मॉडिफाई किया है वो इस तरह है कि के पी इज इक्वल टू के एक्स इंटू आर टी डिवाइडेड बाई वी पावर डेल्टा एन, पावर डेल्टा एन। तो जो हमारे पास बी और सी दोनों आंसर ठीक है। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन नंबर 6 भी हल हो गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। अच्छा, ये हमारे पास यानी 2NH3 देता है। और इसमें मैंने कहा है कि Kc का यूनिट यानी Kc क्वेश्चन मार्क दिया है, तो मतलब ये है कि इसका यूनिट मालूम करना है। सो लेट्स चलो शुरू करते हैं। Kc हमारे पास होता है
concentration of product divided by concentration of reactant। तो ये हमारे पास हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास क्या है NH3 होल पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 और H2 सॉरी पावर 3। यार ये पिन सॉरी आप लोगों को थोड़ा मसला होगा, लेकिन ये पिन ने काम छोड़ लिया है तो इसलिए थोड़ा यानी कन्फ्यूजन है। चलो अच्छा, तो ये हो जाएगा H2 पावर 3। सो एक मिनट यार, ये पिन ने थोड़ा मसले शुरू कर लिए हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया NH3 एनी होल। तो जो यूनिट होगा यह हो जाएगा मोल पर dm³ और स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय मोल पर dm³ और हो जाएगा हमारे पास मोल पर dm³ और इस पर हो जाएगा हमारे पास क्यूब हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो ये जो 2 होगा ये किसको काट लेगा, इस 3 को काट लेगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर डिवाइडेड बाय dm6 that can be always also written as dm6 divided by मोल स्क्वायर। तो जो आंसर आपका ए होगा दैट विल बी द बेस्ट आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। एज्यूम द फॉलोइंग रिएक्शन H2 plus I2 दैट कन्वर्ट इनटू 2HI। KC हमारे पास 49 है और मैंने जो कंडीशन दिया है वो है QC इज इक्वल टू 20, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए जब QC 20 है और ये KC से कम है तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन हैव टू प्रोसीड फर्दर, यानी अभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ज़्यादा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ज़्यादा है। तो इसमें आंसर नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट। तो एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kc, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kc, नो रिलेशन बोथ ए एंड बी। देखो एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन इसको कहते हैं कि द परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट। और Kc हमारे पास किस तरह लिखा जाता है, Kc हमारे पास लिखा जाता है इस तरह, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब ये है कि जितना प्रोडक्ट बढ़ेगा उतना Kc भी बढ़ेगा, लेकिन जितना रिएक्टेंट बढ़ेगा उतना Kc क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अभी जब प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो Kc भी ज़्यादा होगा, मतलब मोर परसेंटेज ऑफ reactant has been converted into the product, so that is why extent of chemical reaction will be more. So extent of chemical reaction will have a direct relationship with the Kc. So answer number A will be
द बेस्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, इफ के सी फॉर द रिएक्शन H2 प्लस I2 2HI इज 49 देन के सी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। अच्छा, ये ये क्वेश्चन जो है इट इज़ अ लिटिल बिट टफ, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं। H2 प्लस I2, ये हमारे पास इसका हो जाएगा 2HI, और इसका जो हमारे पास के सी है दैट इज़ 49 हम। अच्छा, इस तरह करते हैं, समझते हैं इसको, कि अगर हम इसको यानी रिवर्स कर लें, यानी 2HI is converted into H2 plus I2, then Kc क्या हो जाएगा, then Kc will also be inverse, so 1/49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/49 हो जाएगा। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, ये 1/49 हो जाएगा। अभी जो मैंने कंडीशन दिया है वो कंडीशन की क्यों है कि 6HI 3H2 में और 3I2 में कन्वर्ट हो गया है। तो सेम यही केस है। 6HI किस तरह आएगा, 6HI इस तरह आएगा कि यानी 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम इसको 3 से यानी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारे पास 1/49 है, इसको हम फिर क्या करेंगे, इसका हम फिर क्यूब लेंगे। लेकिन ठीक है, तो हमारे पास आंसर ये हो जाएगा 1/49 होल क्यूब। ठीक है, और अगर हमने इसको 4HI दैट इज कन्वर्टेड इनटू 2H2 या N2I2, तो फिर हमारे पास हम 1/49 होल स्क्वायर आंसर हो जाता। तो द बेस्ट आंसर इधर जो है वो हमारे पास सी आंसर है। बेस्ट आंसर हमारे पास सी वाला आंसर है। ठीक है, तो होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, तो अगेन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ब्रेक दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, if 4 moles of H2 is mixed with 4 moles of I2 in 1 dm³ plus, so if 50% reactants are converted into the product, then find the, यानी किसी को मालूम करना है। तो जो मैंने रिएक्टेंट दिए है और जो पहले रिएक्शन देखते हैं, H2 प्लस I2 इंटू 2HI, जो मैंने कंडीशन दी है वो है कि 4 मोल्स ऑफ H2, मैं मोल नहीं लिख रहा, और 4 मोल्स ऑफ I2 अगर हम लेंगे 1 dm³ प्लस में 50% रिटर्न प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो Kc क्या होगा। तो लेट सपोज अगर टाइम हमारे पास पहले 0 है, तो ये हमारे पास होगा 0। क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर जब इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस एक्स, ये भी हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस एक्स, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू एक्स, यानी एक्स एक से कम हो जाएगा, एक एक्स और से कम हो जाएगा दूसरे रिएक्टेंट से, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू एक्स हो जाएगा। अच्छा, फिर हम के सी को किस तरह लिखते हैं, यानी के सी को हम यानी कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो फिर इसको हमें यानी वॉल्यूम पर भी डिवाइड करना होगा। वॉल्यूम हमने सिंपल 1 लिया है, तो ये हमारे पास 4 माइनस सिक्स, 4 माइनस सिक्स एंड 2x ही रह जाएगा। अभी क्वेश्चन में एक दूसरी बात भी लिखी है कि 50% रिएक्शन आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। 50% रिएक्शन का क्या मतलब है कि जो मैंने 4 लिया है उसका हाफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब x हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 4 माइनस टू, 4 माइनस टू, एंड ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2।
तो ये हमारे पास हो जाएगा 2, ये हमारे पास हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, और ये हमारे पास हो जाएगा 4। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सॉरी, तो हमारे पास Kc क्या हो जाएगा, Kc हो जाएगा यानी प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, दैट विल बी इक्वल टू यानी हमारे पास हो जाएगा Hi⁴ डिवाइडेड बाय H2, और ये हमारे पास हो जाएगा I2। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट का जो कंसेंट्रेशन है वो हमारे पास है 4, तो ये हो जाएगा 4² डिवाइडेड बाय 2 एंड इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4, दैट विल बी इक्वल टू 4। तो ये जो 4 हैगा ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 11 का आंसर है 4। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज इन रेजिन कंटेनर NH3 इज प्रिपेयर्ड। अच्छा इसका मतलब ये है, ठीक है, पहले तो कंसेप्ट को यानी समझना होगा। अच्छा यानी पहले यानी रिएक्शन लिख लेते हैं। अच्छा जब रिएक्शन नहीं लिखेंगे तो फिर थोड़ा मसला हो जाएगा। N2 प्लस 3H2 that will be converted into 2NH3। अच्छा, suppose in a rigid container NH3 is prepared from nitrogen and hydrogen, if pressure of a cylinder is increased by inserting an inert gas then reaction will favor। अच्छा इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक है। अच्छा जनरल क्या होता है, जनरल इस तरह होता है कि जो हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन मूव करता है फ्रॉम हायर मोल्स टू लोअर मोल्स। अब इस कंडीशन में क्या है, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो यानी NH3 की जो फॉर्मेशन है, NH3 की सिंथेसिस हो वो बढ़ेगी नहीं, बल्कि डिसोसिएशन ऑफ N2 and 3H2 ज्यादा होगी। अच्छा लेकिन इसमें जो क्वेश्चन में एक ट्रिक दिया है, क्वेश्चन में ट्रिक ये है कि हमने रिजिड कंटेनर लिया है। क्या लिया है, रिजिड कंटेनर, और रिजिड कंटेनर पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा यानी NH3 फॉर्मेशन भी ज्यादा नहीं होगा, N2H2 डिकम्पोजिशन भी ज्यादा नहीं होगा, बोझ भी नहीं होगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास हो गया। Let's move to question number 13. Solubility of NaCl is not affected by temperature. It means it is। अच्छा solubility of NaCl लिख लेते हैं। NaCl that is converted into the Na plus and chlorine minus। अच्छा ये इसमें कह रहे हैं कि सोलेबिलिटी ऑफ NaCl इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इट मीन। अच्छा तो अगर टेम्परेचर के इंक्रीज से प्रोडक्ट की सिंथेसिस बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ठीक है, जो लिशेटियर प्रिंसिपल है। और अगर टेम्परेचर के बढ़ने से प्रोडक्ट की सिंथेसिस नहीं बढ़ रही, जब रिएक्शन रिवर्स में जा रहा है, तो दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें कह रहे हैं कि कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि द रिएक्शन इज नेदर एंडोथर्मिक एंड नेदर इट इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो हमारे पास नन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं एक बात और भी करता हूँ कि जो शुगर का यानी सोलिबिलिटी है वो रिएक्शन बढ़ाने से बढ़ती है, रिएक्शन बढ़ाने से बढ़ती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि शुगर की जो सोलिबिलिटी है, शुगर की जो सोलिबिलिटी है वो यानी
एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इसकी वजह से टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अजान शुरू हो रहा है तो मैं स्टॉप करता हूँ। अच्छा, move to the question number 14. KSP for AX dy can be written as a। अच्छा, तो करते हैं इसको। AX by, ऐसे इसको इस तरह लिखा जाता है कि जो हमारे पास इसको यानी डिवाइड करेंगे ना, तो ये हो जाएगा एक्स ए प्लस वाई और बी हो जाएगा, और इस पर एक एटाइन होगा एक एनाइन होगा, तो इस पर हो जाएगा प्लस वाई और ये हो जाएगा माइनस एक्स। तो केएसपी हम किस तरह लिखते हैं? केएसपी हम यानी जो प्रोडक्ट है उसको मल्टीप्लाई करके ही लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका हो जाएगा, देखिए यार ये पेन के ऊपर काम छोड़ दिया। अच्छा, तो ये हम फिर किस तरह लिखते हैं कि जो कोफिशिएंट होता है इसको हम ऊपर लिखते हैं ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस वाई और एक्स हमारे पास इधर आ जाएगा जो कि पॉजिटिव है, और इसके अलावा ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा वाई को ऊपर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा बी माइनस एक्स और वाई ऊपर चला जाएगा। तो ये वाला हमारा जो आंसर होगा, ये एक आई थिंक ये वाला जो ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा फिर हमारे पास। ठीक है, तो ये जो पहला वाला आंसर है ये हमारे पास ठीक हो जाएगा। एक मिनट स्क्रीन में फिर काम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 है, solubility of PbCl2 is 3 multiplied by 10 power minus 12, then find the KSP। it is the most simple question जो मैंने दिया है। देख, जो हमारे पास कंसंट्रेशन का पता होगा तो सोलबिलिटी हम मालूम कर सकते हैं, सोलबिलिटी पता होगा देन वी कैन फाइंड कंसंट्रेशन। अच्छा, तो इधर हमें क्या दिया है, सॉरी कंसंट्रेशन वगैरह का भी हम डिस्कस नहीं कर सकते। हम यानी जब हमारे पास सोलबिलिटी का पता होगा तो हम केएसपी मालूम कर सकते हैं, और केएसपी का पता होगा तो हम सोलबिलिटी मालूम कर सकते हैं। तो सोलबिलिटी पहले रिएक्शन लिख देते हैं, PbCl2 कन्वर्ट इनटू Pb प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस, अच्छा प्लस 2Cl माइनस। अच्छा, तो अब हमारे पास इधर क्या दिया है कि सोलबिलिटी, तो जब एक मिनट, अच्छा तो ये हो जाएगा Pb प्लस 2 Cl माइनस 1। अभी अगर हमारे पास PbCl2 3 मल्टीप्लाई 10 पावर, थोड़ा जल्दी करते हैं तो माइनस 12 होगा, माइनस 12 हो, तो ये भी हमारे पास होगा 3 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 12 हो, और ये हमारे पास डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 12 हो। अच्छा, तो KSP हम किस तरह लिखते हैं? KSP हम लिखते हैं, KSP हमारे पास किस तरह हो जाएगा फिर? KSP हमारे पास हो जाएगा यानी जो, यानी हम फिर क्या करेंगे इसमें, सिंपल इस तरह होगा ना कि Pb प्लस 2 और ये जो Cl होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, एक मिनट काम शुरू कर लिया। अच्छा, तो ये हमारे पास हो जाएगा
3 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 12 इंटू ये हमारे पास हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 12 और ये हमारे पास हो जाएगा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि CL हमारे पास 2 है ना, 2 CL है तो CL 2 ऊपर चला जाएगा। अच्छा तो अच्छा ये हमारे पास हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा 6 6 36 और 36 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 24 हो जाएगा, 10 पावर माइनस 24 और 10 पावर माइनस 12 10 पावर माइनस 36 हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई बाय 36 क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर होगा 108 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 36। तो इसमें जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये आपके पास ठीक आंसर हो जाएगा। अच्छा इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें मैंने कहा है कि दो सोल्यूशन है, एक हमारे पास NH4OH है और एक NH4Cl है। अगर हम मिस करेंगे तो जो वर्ड पीपीडी होगा ये किसका होगा। अच्छा कॉमन आयन इफेक्ट है, इसमें कॉमन आयन कौन सा है हमारे पास जो NH4 है हमारे पास कॉमन आयन है। अच्छा कौन सा पीपीडी बनेगा यानी कौन किसकी जो यानी मतलब सोलिबिलिटी कम हो जाएगी, तो वो कौन सा होगा, वो वाला होगा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये यानी एक ट्रिक है, क्या होगा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी सोलिबिलिटी कम हो जाएगी तो वो पीपीटी बनेगा। तो NH4OH और NH4Cl में NH4OH की ही इलेक्ट्रोलाइट यानी प्रॉपर्टी कम है, दैट इज वाई NH4OH इज द बेस्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17। If we have two solution name A, B and C, B with KSP value are 10 power minus 5। अच्छा A, B का है 10 power minus 5 KSP और C, B का है 10 power minus 10। अच्छा ये भी एक ट्रिक है कि जिसकी KSP ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, जिसकी KSP कम होगी वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो A, B का KSP 10 power minus 5 है तो ये ज्यादा है C, B के मुकाबले में, दैट इज वाई जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो CB का ही बनेगा क्योंकि CB का KSP कम है, दैट इज वाई इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा सपोज द फॉलोइंग रिएक्शन H2 plus I22HM Kb is equal to 49 if pressure of the mixture is increased then the value of Kb। अच्छा सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज लाए हैं, दोनों साइड पर हमारे पास मोल बराबर है, दैट इज वाई प्रेशर कोई भी इफेक्ट काज नहीं करेगा। प्रेशर क्या करेगा, कोई भी इफेक्ट काज नहीं करेगा, न प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा सकता है न रिएक्टेंट की यानी बैकवर्ड रिएक्शन को ज्यादा कर सकते हैं, दैट इज वाई केपी में किसी भी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा 19 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा मैंने 3 ग्राफ दिए हैं, तो पहले वाले ग्राफ का मतलब है थोड़ा डिस्कस करता हूँ। अच्छा पहले वाले ग्राफ का जो मैंने दिया है इसमें जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट से ज्यादा है। दूसरा वाला जो ग्राफ मैंने दिया है इसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट के बराबर है। अच्छा और जो तीसरा वाला ग्राफ मैंने दिया है वो इसमें प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट आपको पता चल रहा होगा ना, जो ऊपर से आ रहा है ये प्रोडक्ट है क्योंकि प्रोडक्ट जो ऊपर से आ रहा है ये रिएक्टेंट है और जो नीचे से जा रहा है ये प्रोडक्ट है, क्योंकि रिएक्टेंट इनिशियल में ज्यादा होगा ना तो इसलिए रिएक्टेंट ऊपर से ही आ रहा है। तो इक्विलिब्रियम पर हमने क्या कहा था कि तीनों कंडीशन हो सकते हैं, दैट इज वाई तीनों ग्राफ ठीक है तो डी वाला आंसर ही ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर है 20 सपोज रिएक्शन N2 plus 3H2 2NH3 प्लस एनर्जी। अच्छा इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, प्लस एनर्जी का मतलब ये है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज किया है। बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर प्रोडक्ट विल बी, प्रोडक्ट किस तरफ पे जाएगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर किसको फेवर करता है, एंडोथर्मिक साइड को फेवर करता है। एंडोथर्मिक साइड क्या है, बैकवर्ड है, तो दैट इज वाई इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या करेगा, प्रोडक्ट को कम करेगा, डिक्रीज करेगा। सो 20 में बी वाला आंसर ही ठीक है। अच्छा होप आपको
यानी सारा समझ आ गया होगा। थोड़ा जो डिस्टरबेंस हुआ है उसके लिए सॉरी और बेस्ट ऑफ लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्विज़ नंबर 4 के MCQs नंबर 10 की डिस्कशन करते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा है कि इफ़ 20 waves pass through the medium in 1 second with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड then wavelength is। तो यहाँ पर लिखा है कि 20 waves पास होते हैं 1 सेकेंड में। तो इसका क्या मतलब ये क्या शो करते हैं, ये हमें फ्रीक्वेंसी शो करते हैं। मतलब यह इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है कि मतलब 1 सेकंड में जितनी भी वेव्स पास होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 हर्ट्ज़ है। और यहाँ पर दूसरा क्या गिवन है, स्पीड ऑफ द वेव गिवन है। स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं। तो स्पीड क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमने फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ को हमने फाइंड करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। लेमडा को हमने फाइंड करना है। तो लेमडा को इस तरफ लाते हैं तो ये क्या बनेगा, v डिवाइड बाई एफ बनेगा। ठीक है, तो v क्या है हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, v है 20 मीटर पर सेकेंड है और फ्रीक्वेंसी क्या है 20 हर्ट्ज़ है। तो इन दोनों को 21 कैंसिल करके क्या बनता है 1। और ये क्या है, लेमडा क्या है, लेमडा हमारे पास डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा 1 मीटर। ठीक है ना, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCQs नंबर 20 की डिस्कशन करते हैं। इसमें कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल साइनोसॉइडल वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। क्या है वेवलेंथ, क्या है वेवलेंथ, हमारे पास वेवलेंथ किस कहते हैं, मतलब ये एक वेव है तो जो कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट होते हैं उसके दरमियान जो वो होते हैं ना डिस्टेंस होते हैं उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, लेमडा। तो हमारे पास लेमडा कितना है, लेमडा गिवन है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर लेमडा गिवन है एंड अ पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। पीरियड कितना गिवन है, पीरियड मतलब टाइम पीरियड कितना है 2 सेकेंड। क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो चूंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर टाइम पीरियड गिवन है तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल है 1 डिवाइड बाई टी, मतलब 1 डिवाइड बाई टी की इक्वल है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं फ्रीक्वेंसी की जगह हम 1 डिवाइड बाई टी पुट करते हैं, 1 डिवाइड बाई टी। ठीक है, तो जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं ना तो लेमडा कितना है 1 सेंटीमीटर है और टी कितना है 2 सेकेंड्स है। ठीक है, 2 सेकेंड्स है। तो इसका आंसर क्या होगा 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्विज़ नंबर 4 के MCQs डिस्कशन करते हैं। पहले MCQs का स्टेटमेंट है द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crests ऑफ अ ट्रेवलिंग वेव इज 10 सेंटीमीटर। इफ द स्पीड ऑफ द वेव इज 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड देन इट्स फ्रिक्वेंसी वुड बी। तो यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस गिवन है, ये हमारे पास एक वेव है, इसका ये क्रस्ट है, इसको हम क्रस्ट कहते हैं, जो ऊपर वाले जो होते हैं ना इसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। तो दो कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होते हैं उसको हम कहते हैं लेमडा, मतलब वेवलेंथ कहते हैं। और वेवलेंथ यहाँ पर हमारे पास गिवन है कितना है 10 सेंटीमीटर। वेवलेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर वेवलेंथ है। और दूसरा क्या गिवन है, इफ़ द स्पीड ऑफ द वेव इज़ 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और स्पीड क्या है इसका, स्पीड है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो वो हम फाइंड करेंगे। सोल्यूशन में क्या गिवन है हमारे पास, एक तो लेमडा गिवन है, लेमडा कितना है 10 सेंटीमीटर
और दूसरा क्या गिवन है, हमारे पास स्पीड गिवन है। स्पीड कितना है, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो चूंकि हमारे पास लेमडा और जो स्पीड है ना, तो उसमें दोनों में सेंटीमीटर यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करते। अगर आप कन्वर्ट करना चाहते तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व कर दें, लेकिन आंसर सेम ही आएगा। वी नो दैट हमारे पास फार्मूला है, वो कौन सा फार्मूला है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। v क्या है, v हमारे पास स्पीड ऑफ द वेव, f फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड लेमडा वेवलेंथ है। ठीक है, तो हम क्या फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं फ्रीक्वेंसी को, हम फाइंड करते हैं फ्रीक्वेंसी को हम फाइंड करते हैं, तो क्या बनेगा, v डिवाइड बाई लेमडा। v डिवाइड बाई लेमडा बनेगा बाय पुटिंग द वैल्यूज, हम वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, हम वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, v इज इक्वल एफ इज इक्वल टू, v क्या है यहाँ पर, ड्रिंक द स्पीड ऑफ वेव इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब स्पीड ऑफ वेव किस चीज़ पर इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, तो हमारे पास फार्मूले हैं, हम जानते हैं ना कि v क्या है, v इज इक्वल टू अंडर रूट t क्रॉस l डिवाइड बाई m। तो ये हमारे पास टेंशन पर भी डिपेंडेंट है, लेंथ पर भी डिपेंडेंट है, मास पर भी डिपेंडेंट है, और ये किस चीज़ पर इंडिपेंडेंट है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी है। डी पर इंडिपेंडेंट है, बाकी तीनों पर ये डिपेंडेंट है। ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्विज़ नंबर 4 के MCQ नंबर 11 की डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड इज़ एफ, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी f है एंड इसकी वेलोसिटी क्या है, v है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, फॉर f करते हैं, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, वो v होगी, फॉर v होगी, v बाई 4 होगी या 2v होगी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन इसमें v है। क्यों v है, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। जब हम एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाएंगे तो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज होगी। ठीक है ना, ये चेंज होगी। और हमारे पास जो फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो सेम मीडियम में वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। किस तरह कांस्टेंट रहती है, जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये जो लेमडा वेवलेंथ है ये डिक्रीज़ होगा। जब ये डिक्रीज़ होगा तो v रिमेंस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, जब हम फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स बढ़ाते हैं तो उसके साथ उसका वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ होता है। जब वो डिक्रीज़ होगा तो हमारे पास जो v है वो रिमेंस कांस्टेंट रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, v है। मतलब पहले भी v थी और अभी भी v है। क्यों v है, क्योंकि मीडियम सेम है। जब मीडियम सेम होगा तो वो वेलोसिटी चेंज नहीं होती। ठीक है, थैंक यू।